अंश तुरंत पानी में कूदता है और वो एलिना को लेकर कमरे में चला जाता है। और फिर कुछ ही देर बाद में एलिना बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक गॉड एलिना, जो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो डर ही गया था कि कहीं मेरी तुम्हें तैयार करने की सारी मेहनत पानी में ना चली जाए। और तुम्हारा सिस्टम अब भी ठीक है। हाउ स्वीट अंश, तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। थैंक यू सो मच। तभी वहां पर उत्तरा और माही भी आ जाती है। एलिना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी। क्या करती हो एलिना? अब तुम इस घर की होने वाली बहू हो, जरा अपने आप पर ध्यान दिया करो ना। जी काकी जी, मैं समझ गई। फिर ऐसे ही एक रोज जब आंचल अंश के केबिन में जाती है, तभी मे आई कम इन सर? सर, मे आई कम इन? ये सर को क्या हो गया है? इन्होंने अपनी गर्दन नीचे क्यों झुकाई है? और ये तो कोई जवाब भी नहीं दे रहे। फिर आंचल अंश के पास चली जाती है। ओ गॉड, सर का बदन तो बुखार के कारण पूरी तरह गर्म हो चुका है और ये तो बेहोश हो चुके हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? फिर आंचल अंश के चेहरे पर वहां पर रखा पानी छिड़कती है, जिस कारण वो होश में आता है। सर, आप ठीक तो हो ना? ये अचानक से इतना तेज बुखार कैसे आया आपको? पता नहीं आंचल, लगता है ज्यादा काम और कम आराम के कारण ये सब हुआ है। वो देखो, वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें दवाई होगी, वो दे दो मुझे। हाँ सर, अभी देती हूँ मैं। फिर आंचल अंश को दवाई देती है और उतने में वहां पर एलिना आ जाती है, जो उन दोनों को देखकर गुस्सा हो जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आंचल? चली जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें कोई काम वाम है या नहीं? जब देखो तब मुंह उठाकर इसके केबिन में चली आती हो, बेशरम कही की। अरे एलिना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उल्टा ये बेचारी तो मुझे दवाई दे रही थी। क्या? हाँ एलिना। फिर आंचल एलिना को सब विस्तार में बताती है। अच्छा, तो ये बात है। खैर, वो जो भी हो, लेकिन तुम अंश के ज्यादा पास नहीं आओगी, क्योंकि इसका ध्यान रखने के लिए मैं हूं यहाँ पर। हम दोनों की शादी होने वाली है और ये मेरा मंगेतर है, इसलिए प्लीज तुम जरा अपनी मर्यादा में रहो। पर एलिना, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है आंचल। प्लीज चली जाओ यहाँ से। फिर आंचल वहां से चली जाती है और एलिना का ये बर्ताव देखकर अंश अब हैरान रह जाता है। ये एलिना आजकल इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर ऐसे ही एक रोज अंश की कंपनी की बहुत बड़ी डील पक्की होती है, जिस खुशी में माही अंश के लिए उसके पसंदीदा पकवान बना रही होती है। अरे दीदी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अंश के लिए तो खाना मैं बनाने वाली थी ना, तो आप रहने दीजिए, मैं खाना बना दूंगी। अरे नहीं एलिना, अब मैं तो यहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए ही रुकने वाली हूँ और उसके बाद जब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे भाई को अपने हाथ का बना खाना नहीं खिला पाऊंगी। और आज जब उसने इतनी अच्छी खुशखबर दी है तो मैं उसके लिए सब कुछ बनाऊंगी जो उसे बेहद पसंद है। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन मुझे आपकी मदद तो करने दीजिए ना। सारा खाना तो हो ही गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। तुम जाकर बाहर बैठो। और वैसे भी शादी के बाद तो ये सारे काम तुम्हें ही करने हैं। ठीक है दीदी। माही की बातों से एलिना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अंश के लिए कुछ करना होता है, पर वो माही को कुछ भी नहीं बोलती। और फिर बाद में सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और तभी देखो अंश, अब जब हमारी कंपनी को इतना मुनाफा हो रहा है तो क्यों ना हम दोनों इसका जश्न मनाएं। हम दोनों साथ में कहीं घूमने चलते हैं। नहीं एलिना, अब परिवार वालों के साथ तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं ना, तो दोनों को अकेला जाने की क्या जरूरत है? वही तो। देखो एलिना, आज थोड़ी ना कोई वैलेंटाइंस डे है जो तुम दोनों उसका सेलिब्रेशन अकेले अकेले में मनाओ। अंश की ये खुशी सबके लिए उतनी ही बड़ी है, तो इसका जश्न भी परिवार के साथ ही मनाना चाहिए ना। हाँ एलिना, माही एकदम बराबर बोल रही है, और तुम ये सारे हक शादी के बाद जताना, अभी नहीं। ठीक है काकी जी। एलिना को वापस गुस्सा आता है
और वो इस बार भी चुप रहती है। इन दोनों के कारण मैं और अंश अकेले कहीं जा भी नहीं पाएंगे। कंपनी में व्यस्त रहने के कारण अंश तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, और यहाँ घर पर भी वही हाल है। मुझे उसके साथ अकेले में समय बिताने का कोई मौका नहीं मिल रहा। फिर 2 दिनों के बाद माही अपने ससुराल चली जाती है और एलिना का अंश के घर पर आना जाना बढ़ने लगता है। और उसे देखकर पड़ोस की औरतें उत्तरा से कहती हैं, अरे माना कि ये लड़की अकेली रहती है, पर अभी तक वो तेरी बहू नहीं बनी है, तो उसका इतना आना जाना सही नहीं लगता। हाँ उत्तरा, अरे तू तो अपनी होने वाली बहू पर कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार बरसा रही है। अरे उसे इतनी भी ढील मत दे कि वो उसका फायदा उठाने लगे। उसके साथ अच्छे से रह, पर एक दायरा बनाकर। देख उत्तरा, तुझे हमारी बातें कड़वी लग रही होगी, लेकिन यही सच है। जिन्हें आप ज्यादा लाड़ दोगे वो ही आपको हल्के में लेंगे, और खास तौर पर बहुएं। शायद तुम दोनों सही कह रही हो। ये सारे विचार मेरे दिमाग में आए ही नहीं। भावनाओं में बहकर मैं कुछ ज्यादा ही प्यार बरसाने लगी थी उस पर, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसे दबाव में रखूंगी। अंश हर रोज एलिना को कंपनी के लैब रूम में बंद करने जाता है। प्लीज अंश, मुझे ऐसे बंद मत करो ना। मुझे अपने साथ लेकर चलो। मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। नहीं एलिना, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम एक रोबोट हो, और इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। माँ और बाकी लोगों की नजर में तुम एक इंसान हो, और हमारे पड़ोस में रहती हो। अब तुम ही बता कि मैं तुम्हें रोजाना अपने घर कैसे लेकर जा सकता हूँ। काश मैं भी तुम इंसानों की तरह एक साधारण जिंदगी जी पाती। अपनी भावनाओं पर काबू रखो एलिना। ये मत भूलो कि तुम एक रोबोट हो। चलो, अब मैं निकल रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट अंश। फिर अगले दिन एलिना उत्तरा को मोहरा बनाकर उसके सामने नाटक करने लगती है। क्या कहा? तेरे घर पर भूत है? हाँ काकी जी, मेरे घर पर भूत है, जो हर रात मुझे सोने ही नहीं देता। कभी इधर से आवाज आती है तो कभी उधर से आवाज आती है। अकेले रहने में मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हूँ क्या? क्या? हाँ काकी जी, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई रिश्तेदार। बस एक अंश आप और माही दीदी हो, जो मेरा सब कुछ हो। तो प्लीज काकी जी, रुकने दीजिए ना मुझे यहाँ पर। मैं अंश के साथ मिलकर रोज सुबह कंपनी जाया करूंगी, और रात को भी एक साथ ही लौटेंगे। कितना अच्छा होगा ना सब कुछ। वो तो है एलिना, पर ये सही नहीं होगा। क्या? ओह नो, मुझे तो लगा था कि काकी जी मान जाएगी और मेरी बातों में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो ये मान ही नहीं रही। हाँ बेटा, अब तक तुम्हारी और अंश की केवल सगाई हुई है, और शादी के पहले ही अगर तुम यहाँ दिन रात रहने के लिए आओगी तो लोग बातें बनाएंगे। इसलिए शादी होने तक तुम अकेले ही रहो, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ ही बितानी है। पर काकी जी। घबराओ मत एलिना, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। वो तुम्हारे घर पे आएंगे और हवन करके उस घर में रह रहे नालायक भूत को भगा देंगे। अरे नहीं काकी जी, आप किसी भी तांत्रिक को मत बुलाइए। मैं रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, फिर देखना वो भूत अपने आप ही भाग जाएगा। और नहीं तो क्या, और इतना डरोगी तो कैसे चलेगा। भगवान जी का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए, फिर कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल। अब एलिना बहुत गुस्सा हो जाती है। मैंने तो सोचा था कि ये मान जाएगी और मुझे यहाँ पर रुकने देगी, ताकि मैं अंश के साथ दिन रात एक साथ रह पाऊं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। ना जाने इस काकी जी को क्या हो गया है, जो आजकल ये इतनी सख्त किस्म की हो गई है। अब गुजरते दिनों के साथ एलिना का अंश के प्रति पागलपन बढ़ते ही जाता है। फिर एक दिन जब अंश अपने केबिन में बैठकर एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, तभी वहां पर एलिना आती है। ये देखो अंश, मैं तुम्हारे लिए चीज केक लाई हूँ। मैंने ये खुद ने बनाया है। चलो ना,
साथ मिलकर खाते हैं। प्लीज एलिना, चली जाओ यहाँ से। इस समय मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। एलिना को अंश की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर ये बात उत्तरा को बताती है, जिसके बाद उत्तरा अंश को बहुत डांटती है। अरे तुझे भी तो समझना चाहिए ना कि उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। पर माँ, मैं एक जरूरी मीटिंग में था और एलिना उसके बीच आकर हमें डिस्टर्ब कर रही थी। अरे माना कि उसने बीच में आकर डिस्टर्ब किया, लेकिन तू उससे कम से कम प्यार से तो बात कर ही सकता था ना। अरे तेरे बात करने के तरीके से ही वो ज्यादा दुखी हुई है। ओह गॉड। अंश अब अपना सर पकड़ लेता है और वो एलिना के पास जाकर उसे खूब सुनाता है। ये सब क्या है अंश? तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि दिन ब दिन तुम्हारे नाटक बढ़ते ही जा रहे हैं एलिना। और तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि हम दोनों सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं। हमारी कोई शादी नहीं होने वाली। फिलहाल के लिए माँ को चुप कराने के खातिर ये सब नाटक किया है और तुम हो के छोटी छोटी बातें माँ को जाकर बता रही हो। ये सब क्या है? ये सारी चीजों से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है अंश। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ अंश, ना जाने क्यों, पर मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाती हूँ और ना ही तुम्हें किसी और के साथ देख पाती हूँ। मुझे बहुत जलन होती है जब वो आंचल तुम्हारे करीब आती है और बहुत गुस्सा भी आता है जब काकी जी या दीदी हमारे बीच आती है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जो कुछ भी कह रही हो वो मुमकिन नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक रोबोट हो। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है और कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें लॉन्च भी करने वाला हूँ और हम दोनों में तो बस बॉस और एम्प्लॉय की तरह रिश्ता होना चाहिए। नहीं अंश, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ और अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इतना कहकर एलिना वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन जब अंश सोकर उठता है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये मेरी जगह है, रोबोट एलिना की जगह। और अब मैं तुम्हें सबसे दूर करके यहाँ पर लाई हूँ क्योंकि सबके साथ रहकर तुम मेरे कभी नहीं हो पाओगे। इसलिए अब मेरे साथ यहाँ पर अकेले रहो। हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। नहीं एलिना, ये सब मुमकिन नहीं है। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो और मुझे वापस जाने दो। लेकिन एलिना अंश को नहीं छोड़ती और दूसरी तरफ परेशान होकर अंश को ढूंढते हुए उत्तरा उसकी कंपनी पहुंच जाती है और आंचल को अंश के गायब होने के बारे में बताती है। क्या अंश सर कल रात से गायब है? हाँ आंचल, और एलिना भी कहीं भी नहीं दिख रही। ठीक है आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंश सर की लोकेशन ट्रैक करती हूँ। फिर लोकेशन ट्रैक करने के बाद आंचल और उत्तरा भी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर एलिना अंश को लेकर गई होती है। और एलिना के रोबोट होने का सच जानकर उत्तरा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये मैं क्या करने जा रही थी? एक रोबोट से अपने बेटे की शादी? बाप रे! लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एलिना, छोड़ दे मेरे बेटे को, मैं उसे लेने आई हूँ। हाँ एलिना, सर ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। हरगिज नहीं, अब मेरा अंश तुम लोगों के पास कभी नहीं आएगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। ऊपर से उसका मेरी तरफ भी ध्यान नहीं है, तो मैं उसके पास आराम से जा सकता हूँ और उसे ऑफ कर देता हूँ। तभी जाकर मैं उसके अंदर कोई चेंज कर पाऊंगा। अब अंश एलिना के पास जाकर उसे टर्न ऑफ कर देता है और तब जाकर वो एक इंसान की तरह बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद वो एलिना के अंदर की सारी फीलिंग्स निकाल देता है, जिस कारण वो पहले जैसी हो जाती है। अभिनव और सानिका के जाने के बाद मंजू काफी चिंता में पड़ जाती है। अभिनव तो चला गया, लेकिन पता नहीं घर खर्चा कैसे चलेगा और घर के बाकी के काम कैसे होंगे। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? पापा की पेंशन तो आ ही रही है ना। और रही बात कामों की, तो सानिका के आने से पहले
हमारे घर पर जो काम वाली आती थी, आप उसे ही फिर से बुला लीजिए। हाँ माँ, विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप ही तो बोल रही थी ना कि जाने दे इस अभिनव को। इसे क्या लगता है कि इसके बिना घर चल नहीं पाएगा क्या? और अब उसके जाने के बाद आप ही ये सब बोल रही हो। अरे बेटा, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन तुम्हारे पापा की पेंशन से पूरे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। हम 4 लोग हैं। देखिए दामाद जी, अब आप ही को पैसे देने होंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या? हाँ दामाद जी, आज तक मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। आप भी सोचिए ना कि मैं पेंशन के पैसों से क्या क्या संभालूंगी। अरे माँ, इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? साफ साफ कह दीजिए कि आपको हम तीनों अब बोझ लगने लगे हैं और इसीलिए आप हमसे पैसे वसूलना चाहती हो। अरे नहीं लावण्या बेटा, ये तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ। जाने दो विक्रम, हम भी यहाँ से निकल जाते हैं, रह लेंगे किसी छोटे मोटे किराए के मकान में। पहले वो दोनों चले गए और अब हमारी बारी है। और पहले उनके ताने सुनते थे और अब आप हमें ताने दे रही हो। हाँ लावण्या, तुम सही कह रही हो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि तुम तीनों मेरे लिए बोझ बन गए हो? अरे तुम लोग तो मेरे जिगर के टुकड़े समान हो। और रही बात पैसों की, तो मैं तेरे पापा के पेंशन से ही सब कुछ संभालूंगी, तो उसकी फिक्र मत कर बेटा। लेकिन ये घर छोड़कर जाने की बात आइंदा से मत निकाल, क्योंकि ये घर तेरा ही है बेटा। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हो तो रुक जाते हैं। इस तरह से लावण्या फिर एक बार मंजू को अपनी भावनाओं में उलझाकर उसे चुप करा देती है। वही दूसरी तरफ सानिका और अभिनव उसी मोहल्ले में घर ले लेते हैं और तभी उन्हें मिलने के लिए भानुमति और कमलेश आते हैं। सानिका बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि कुछ बातों को टाल देगी तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन तूने वो नहीं किया। अब भी वक्त है, जा बेटा, जाकर अपनी सास और ननंद से माफी मांग ले। और दामाद जी, परिवार के बिना इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ कि आप दोनों ने ये फैसला गुस्से में लिया है, लेकिन इसका आगे जाकर आपको बहुत पछतावा होगा। नहीं माँ, मैं किसी से भी कोई माफी नहीं मांगने वाली। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कीजिए, लेकिन मैं भी माफी नहीं मांगूंगा। जो कुछ भी हुआ है उसमें दीदी और माँ ही गलत है। बेचारी सानिका ने तो उन दोनों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे ही अकड़ दिखाई। और रही बात मेरी, तो मैं तो उस घर का बेटा हूँ, लेकिन वो लोग तो मेरे साथ भी पराये की तरह पेश आते हैं। और माना कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वही बड़े गलतियां करने लगे तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है माँ। लेकिन बेटा, ये सब। भानुमति, तुम तुम्हारी घटिया सोच अपने पास ही रखो। सानिका और दामाद जी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे अपने आत्मसम्मान को त्यागना सबसे बड़ी गलती है। और बच्चों, तुम दोनों अब नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ है और वही बहुत है। और अपने इस छोटे से संसार में खुश रहो। आज तक तुम दोनों ने बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। हाँ पापा, आपने सही कहा। एक बार अगर माँ जी हमारे बारे में भी सोच लेती तो ये सब होता ही नहीं। अरे जाने दो ना सानिका, पापा जी ने कहा है ना, पिछला सब कुछ भूल जाओ। और रही बात माँ की, तो माँ ने तो हमें रोका भी नहीं, तो तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? इतना बोलकर अभिनव ऑफिस के लिए निकल जाता है। माँ पापा, मैं तो उस घर की बहू हूँ, लेकिन अभिनव, वो तो उस घर का बेटा है। अरे जब मेरे ही मन पर इतनी ठेस पहुंची है तो जरा सोचिए उसके मन पर क्या बीत रही होगी। उसका गुस्सा होना भी जायज है माँ। सानिका को दिन भर खिड़की से सब कुछ दिखता है कि कैसे लावण्या बस बाहर घूमती फिरती है
और मंजू कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाने तक घर के सारे काम करती है। माँ जी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन अब उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये कैसी बेटी है लावण्या जो अपनी बूढ़ी माँ से काम करवा रही है। पता नहीं माँ जी को लावण्या की इन्हीं हरकतों पर गुस्सा कैसे नहीं आता। ना जाने उनकी अकल कब ठिकाने पर आएगी। फिर एक रोज जब मंजू की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है तभी, अरे लावण्या बेटा, इस भीषण ठंड के कारण मेरे हाथ पांव और घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, इसलिए आज मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। जा बेटा, आज का खाना तू ही बना दे। अरे ये आप क्या कह रही हो माँ, मैं कोई काम नहीं करने वाली। अरे आपको पता नहीं है क्या कि कल मैं ये नेल आर्ट करके आई हूँ, और अब अगर मैं घर के सारे काम करते बैठूं तो वापस मुझे इन्हें बनवाना पड़ेगा। ना बाबा ना, आप ही कीजिए सारे काम। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद सारा दर्द ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद सारे काम कर लेना। उतने में वहां पर निक्की आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे वो चीनी के पराठे बना कर दो ना, जैसे मामी बनाती थी। अरे हद है, दिन भर बस इसे ठूसने को ही दे दो। चल जा अपने कमरे में, अभी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बाद में जब माँ खाना बनाएगी तब खा लेना कुछ। लावण्या गुस्सा करके वहां से चली जाती है, जिससे निक्की बहुत उदास हो जाती है। निक्की बेटा, तू परेशान मत हो, नानी है ना, मैं बना कर दूंगी तुझे चीनी के पराठे। चल बेटा। सच्ची नानी? हाँ बेटा। ये निक्की बहुत खुश हो जाती है और दर्द में होते हुए भी मंजू को अपनी नातिन के लिए पराठे बनाने ही पड़ते हैं। फिर एक दिन जब सानिका अपने मायके वालों को मिलने जाती है तभी, अरे सानिका, तुम्हें अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए था, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। अब देखो, मैं भी तो रह रही हूं ना तुम्हारे माँ पापा के साथ, तो तुम्हें क्या होता है उतना सहन करने के लिए। देखिए भाभी, मेरे माँ पापा आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आते जैसे मेरी सास और मेरी ननद मेरे साथ पेश आती है। अरे वो दोनों तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगती है, और अगर मैं गलत होती तो मेरा पति मेरा साथ कभी नहीं देता। इसीलिए आप अपना मुंह बंद रखिए और ये मुफ्त का सलाह मत दीजिए। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब सानिका मंजू की पसंद की सब्जी बनाती है तो वो उसे देने के लिए मंजू के पास आती है। क्यों आई है तू यहाँ पर? मुझे ना तो तेरी शक्ल देखनी है और ना ही तेरे हाथ का खाना खाना है। चली जा यहाँ से। बस माँ जी, मुझे भी आपकी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी लाडली बेटी कैसी है, इसीलिए आप मेरी शक्ल छोड़ दीजिए और चुपचाप ये खाना खा लीजिए। मैं सब जानती हूँ, घर में आपको खुद ही खाना बनाना पड़ता है, कोई भी आपको नहीं पूछता। इसीलिए भूखे रहने से अच्छा यही होगा कि चुपचाप इसे खा लीजिए। आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है मैंने। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मैंने आपको कपड़े सुखाते हुए देख लिया है, और ना जाने आपके बेटी और दामाद के लिए आपको आगे कितने सारे काम करने होंगे, और उन सब के लिए ताकत तो लगेगी ही ना। इसीलिए इसे चुपचाप खा लीजिए। इतना कहकर सानिका डब्बा वहीं पर रख के वापस चली आती है। वैसे उसने बात तो एकदम सही कही है, और डब्बे में से सब्जी की महक भी बहुत अच्छी आ रही है। खा ही लेती हूँ इसे। फिर मंजू बड़े ही चाव से वो रोटी सब्जी खाती है, और उसे खाकर उसकी आंखें भर आती हैं। मेरी बहू के हाथ का खाना इतने दिनों बाद खा रही हूँ, और इसे खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। सच में तेरी बहुत याद आती है बहू, तू जैसी भी थी बहुत अच्छी थी। फिर रात में जब अभिनव ऑफिस से घर आता है तभी सानिका उसे सब कुछ बताती है। लेकिन सानिका, तुम्हें वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? चुप रहो अभिनव,
मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है यार। और वो तो तुम्हारी सगी माँ है। और मैं जानती हूँ कि तुम ये सब गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अंदर ही अंदर हर वक्त तुम्हें भी उनकी बहुत फिक्र रहती है। इस पर अभिनव कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और लावण्या और विक्रम मंजू के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, लेकिन वो अपनी ममता के चलते उन दोनों का सब कुछ सहन करके लेती है। अरे नहीं माँ, निक्की को स्कूल छोड़ने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्कूल वैन आपने ही बंद करवाई है, क्योंकि आपके पास कोई पैसे नहीं थे। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं पता, आज से आप उसे स्कूल में छोड़ने भी जाओगी और लेने भी जाओगी। पर लावण्या बेटा, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकती और निक्की की स्कूल तो पूरे 20 मिनट की दूरी पर है, तो मैं इतना कैसे चल पाऊंगी बेटा? तू भी थोड़ा सोचना। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती माँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मैं और विक्रम तो बिल्कुल नहीं उठने वाले, इसीलिए ये काम आपको ही करना होगा। अरे बेटा, तू दामाद जी से कह देना कि वो सुबह जल्दी उठकर निक्की को छोड़कर आए और वापस आकर फिर से सो जाए। नहीं माँ, इससे पेट्रोल खामखा जाया हो जाएगा और साथ ही विक्रम की नींद भी खराब होगी। पहले ही वो काम करके बहुत थक जाता है, इसीलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। अब मंजू को ना चाहकर भी निक्की को स्कूल छोड़ने और लाने जाना ही पड़ता है, जिस कारण उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। फिर एक दिन जब अभिनव काम से घर लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि लावण्या मंजू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही है और उसके बाद वह दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? दीदी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला? अब क्या बताऊं बेटा, निक्की को स्कूल छोड़ने और लाने रोज मैं ही जाती हूँ, पर आज मैं उसे स्कूल से लाना ही भूल गई। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं सो रही थी और लावण्या और दामाद जी तो बाहर घूमने चले गए थे। क्या? हाँ बेटा, इसीलिए उसने कहा कि अब जब मेरी बेटी बाहर अकेली रही तो आप भी बाहर ही रहो, और इतना कहकर उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मंजू अभिनव को गले लगाकर खूब रोती है। बस माँ बस, अब रोइए मत, आपका बेटा आ गया है। मंजू को रोते हुए देखकर सानिका भी बाहर आ जाती है। फिर अभिनव घर के अंदर जाकर विक्रम और लावण्या को सुनाने लगता है। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मेरी ही माँ का घर होकर तुम दोनों ने उन्हें ही बाहर निकाल दिया। आवाज नीचे अभिनव, भूलो मत, तुम अपनी दीदी और जीजू से बात कर रहे हो। अरे मर गए आप दोनों मेरे लिए। इतने बेरहम लोगों को क्या दीदी और जीजू बोलूं मैं? लानत है आप दोनों पर। अरे बस करो अभिनव, और तुम क्यों इतना बोल रहे हो? अरे इन्होंने ही तुम्हें घर से बाहर निकाला था और आज भी माँ जी की ही गलती थी। बताइए माँ जी, इसमें आपकी गलती थी या नहीं? नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे आज मुझे समझ आया है कि शुरुआत से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही गलत थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने बेटे में और तुम दोनों में फर्क किया। जो अच्छा था उसके साथ बुरा व्यवहार किया और जो बुरे थे उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा, पर अब और नहीं। अरे तुम्हें क्या लगा, जो माँ प्यार कर सकती है वो कभी नफरत नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है, और आज से तुम दोनों मर गए मेरे लिए। क्या? हाँ, और अब से अभिनव और सानिका अलग नहीं रहेंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे। और अगर इस घर से कोई निकलेगा तो वो तुम दोनों हो। हर बार मैंने तुम दोनों के प्रति प्यार के खातिर सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। मंजू की यह बातें सुनकर लावण्या और विक्रम हैरान हो जाते हैं और अंत में मंजू उन्हें घर से बाहर निकालकर अपने बेटे और बहू के साथ खुशी से रहने लगती है। हाँ, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई मेजर केस नहीं है, लेकिन फिर भी अब से आने वाले कुछ दिनों तक
विक्रम जी को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना और हमें उन्हें अगले 24 घंटों तक मॉनिटर करना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए डॉक्टर, घर में सब है और अब से हम उनके पास ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, पक्का सब नॉर्मल है ना? विक्रम की हालत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? देखिए, उनकी हालत तो खराब है, लेकिन उतनी भी नहीं कि जिसके चलते चिंता होनी चाहिए। दवाइयाँ और सही तरह से देखरेख के बाद वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। उनके खान पान में भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ऐसी चीजें तो बिल्कुल मत दीजिए जिनसे उनके हार्ट को तकलीफ हो। ठीक है डॉक्टर, और अब से मैं हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखूंगी। कुछ ही दिनों में विक्रम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और अब सिया उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये लो विक्रम, ये सूप पियो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया सिया। सच में तुम्हें ना किसी की नजर लग गई है। आज ही मैं माँ जी से कहकर तुम्हारी नजर उतरवाती हूँ। और तुम्हें पता है, जब से मैंने सुना है कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है, तब से मेरी जान ही निकल गई थी। आई एम सॉरी सिया, एंड थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अरे चुप रहो और अब प्लीज किसी भी तरह का टेंशन मत लो। हम सब है यहाँ पर। मैं तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को और हमारे घर को अच्छे से संभाल लूंगी। तुम इन सब की बिल्कुल चिंता मत करना। वो तो है सिया, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। फिर उस दिन के बाद से सिया ही अब बिजनेस संभालने लगती है, लेकिन एक हफ्ते में ही उसके कारण कंपनी को थोड़ा नुकसान हो जाता है, जिस कारण विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो सिया? लगातार तीनों डील्स कैंसिल हो गई है। तुम्हारे कारण आज हमें कितना नुकसान हो गया है। अब मैं क्या करूं? आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई शायद। तुम्हारे भरोसे पर सब कुछ छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। सच में मैं ही पागल हूँ। आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे क्या धीरे धीरे सीख जाओगी? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। बस डील ही तो पक्की करनी थी। लेकिन डील्स पक्की करने के लिए क्लाइंट भी वैसे होने चाहिए ना विक्रम। कभी कभी बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होते रहता है। जरूरी नहीं कि हर हफ्ते बस मुनाफा ही हो। बस करो सिया, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन विक्रम, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। विक्रम के इस बर्ताव से सिया को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है। और तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है और विक्रम भी अभी पहले से बेहतर ही है। क्या हुआ सिया बेटा? तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तू दुखी है। बता ना मुझे कि आखिर बात क्या है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। कोई तो बात है। चल अब मुझे बिना छुपाए सच बता दे। माँ, वो ना। फिर सिया भावुक होकर जमुना को सब कुछ बता देती है। अरे जाने दे बेटा, विक्रम जी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे हालात में अगर कोई परेशानी आ जाए तो वो व्यक्ति और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो इंसान ऐसे ही व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालेगा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब तुझे ही उन्हें समझ कर लेना होगा बेटा। फिर भी माँ, मैं जानती हूँ कि वो बीमार है, लेकिन मुझ पर इतना चिल्लाना ये भी तो सही नहीं है ना माँ। हाँ बेटा, लेकिन इस बात को अब ज्यादा खींच मत और जा विक्रम जी से सुलह कर ले। खामोखा उनसे दूर रहकर या मन मुटाव के कारण उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। फिर सिया विक्रम के पास चली जाती है और उनसे इस बारे में बात करती है और अगले 1-2 दिनों में उनके बीच में सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। विक्रम, क्यों ना आज हम दोनों मूवी देखने जाए? डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें बाहर भी आना जाना करना चाहिए। अभी एक ही जगह पर रहकर
बेचैनी महसूस हो सकती है तुम्हें, इसीलिए कह रही हूँ कि हमें मूवी देखनी चाहिए और उसके बाद हम बाहर थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। ठीक है सिया, अब तुम इतना कह रही हो तो फिर चलते हैं। ठीक है विक्रम, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ सिया। फिर सिया और विक्रम दोनों मूवी देखने थिएटर चले जाते हैं। लेकिन मूवी शुरू होने के 20 से 25 मिनट बाद ही विक्रम वहां पर गुस्सा करने लगता है। अरे सिया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठना, मेरी आंखें दर्द कर रही है, प्लीज चलो यहाँ से। लेकिन विक्रम, थोड़ी देर तो बैठो। नहीं सिया, इस मूवी के विजुअल्स काफी ज्यादा सफेद है और मुझे उनसे तकलीफ हो रही है। ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो चलो यहाँ से। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और 2 दिनों के बाद जब सिया अपने मायके जाती है तभी, अरे अंजू भाभी, आप इतना सच सवर कर कहाँ जा रहे हो? अरे सिया, हम दोनों पास ही के रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि आज के दिन ही हम दोनों पहली बार मिले थे। अरे वाह, क्या बात है भाभी, बधाई हो। सिया, कैसा लग रहा हूं मैं? अरे वाह भैया, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। कुछ भी सिया, अरे जब तक ये व्हील चेयर मेरी जिंदगी में है तब तक मैं अच्छा कैसे लग सकता हूँ? इसकी वजह से तो मैं एकदम गंदा दिखता हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी फालतू की बातें मत कीजिए क्योंकि आप दुनिया के सबसे हैंडसम पति और भाई हो, फिर चाहे कुछ भी कहे। क्यों भाभी? हाँ सिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर उदय और अंजू दोनों साथ में चले जाते हैं और उन दोनों के बीच का प्यार देखकर सिया के मन में एक ख्याल आता है। भैया तो अपाहिज हो गए हैं, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ भाभी सुधर चुकी है और अब वो उन्हें कितना प्यार करती है। लेकिन विक्रम का मैं क्या करूं? वो तो बस दिन ब दिन बदलते ही जा रहा है। कभी मूवी देखते समय उसकी आंखें दर्द करती है, तो कभी वो मुझ पर बेवजह गुस्सा करता है, तो कभी थकावट के कारण वो मेरे साथ कहीं नहीं आता। काश मैं और विक्रम भी एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ साथ विक्रम भी अब पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर एक दिन सिया ऑफिस में कहीं नहीं दिख रही। लगता है कैंटीन में मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, वो पक्का वही होगी। फिर विक्रम जब कैंटीन पहुंचता है तभी वहां पर सिया रौनक नाम के एक एम्प्लॉय के साथ खाना खाते हुए बात कर रही होती है। तुम बहुत मजाक करते हो यार, और तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात है क्या? अच्छा, बाय द वे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, मानना पड़ेगा। इतनी अमीर होने के बाद भी आप खुद अपने हाथों से खाना बनाती हो। हाँ, क्योंकि मेरे पति और ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसीलिए सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। अरे वाह, वैसे आज मैं और मेरी सहेली मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब उसे अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई एतराज ना हो और आप फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखने जाए? अरे वाह, क्यों नहीं, चलते हैं ना। वैसे भी आज मेरी सारी मीटिंग 5 बजे ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद तो मैं फ्री ही हूँ। तुम 6 बजे लॉग आउट कर देना, यहाँ से हम दोनों सीधे थिएटर में ही मिलेंगे। ओके, डन। रौनक और सिया के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती देखकर विक्रम को अब बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और सिया 6 बजे रौनक के साथ मूवी देखने चली जाती है। फिर रात में, विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए ये नया कॉफी मग लाया है, तुम्हें ऐसा ही मग चाहिए था ना? और ये देखो, ये नए शूज भी लाए हैं, थोड़े महंगे हैं लेकिन तुम पर बहुत जचेंगे, और ये रंग तो तुम्हारा पसंदीदा रंग है ना? विक्रम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि अपने फोन में ही घुसे पड़े हो। देखो सिया, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना।
अब जाओ यहाँ से। विक्रम के मुंह से ये बातें सुनकर सिया एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ साथ जैसे जैसे रौनक और सिया की दोस्ती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिया और विक्रम के बीच में तनाव भी बढ़ने लगता है। वाह सिया, क्या कमाल का पिज्जा बनाया है तुमने। सच में मजा ही आ गया। क्यों दादी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आखिर बहू किसकी है? हाँ वो बात तो है। थैंक यू माँ जी। अरे पापा आ गए आप। अब जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि आज सिया ने वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा बनाया है, और अगर आप भी इन्हें खाओगे तो आप इनके फैन बन जाओगे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग ही खाओ इसे। लेकिन पापा, अब इन्हें क्या हुआ सिया? सिया बहू, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम दोनों को साथ में हंसते मुस्कुराते या बात करते हुए देखा भी नहीं। पता नहीं माँ जी कि आखिर विक्रम को क्या हो गया है। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, बस अपने में ही रहते हैं। क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है कि बिजनेस को लेकर किसी चिंता में हो, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सिया, तुम मुझसे बात करो और पूछो कि आखिर वो इतना कटा कटा सा क्यों रहने लगा है तुमसे। और अगर तुम पूछोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? मैंने कई बार पूछा माँ जी, लेकिन विक्रम कोई जवाब ही नहीं देता। फिर सिया सुलेखा को उन दोनों के बीच हुए झगड़ों के बारे में बता देती है, और सुलेखा भी ये सुनकर अब काफी चिंता में पड़ जाती है। फिर एक दिन जब रौनक का जन्मदिन होता है, तभी सिया अपने हाथों से उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और एक सुंदर सा गिफ्ट भी लाती है। ये तोहफा और कार्ड देखकर रौनक बहुत खुश हो जाएगा। जिंदगी में मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए, लेकिन रौनक मेरा पहला पक्का दोस्त बना है, और एक दोस्त का जन्मदिन दूसरे दोस्त के लिए किसी बड़े दिन से कम नहीं होता। वाह सिया, क्या बात है। इतने दिनों तक जो हो रहा था उसे देखकर मैं चुप था, लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माना कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझ में ढेरों कमियां हैं, लेकिन इसीलिए तुम अब जवान लड़के के साथ अपनी नई प्रेम कहानी रचा रही हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विक्रम? ये कोई बकवास नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं। मुझे सब समझ आता है कि रौनक और तुम्हारे बीच में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सिया। बस विक्रम, बहुत हुआ। आज तुमने ये सब कहकर सीधे मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। मैं अब तुम्हारे साथ एक मिनट भी अब नहीं रहूंगी। अरे मेरी माँ की सो, रौनक और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने उस दोस्ती का गलत मतलब निकाला। अरे कितने घटिया आदमी हो तुम। अब सिया गुस्सा होकर घर छोड़कर जाने लगती है, तभी उसे सुलेखा रोक लेती है। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे चलती है क्या शादी? और विक्रम, तू इतनी गंदी सोच कब से रखने लग गया? अरे रौनक तो बस इसका दोस्त है, और ये तो सिर्फ तुझसे ही प्यार करती है। और प्यार में एक दूसरे की खुशियों की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का दुख समझना चाहिए, ना कि गुस्सा होकर बातचीत बंद कर देनी चाहिए। लेकिन माँ, चुप, बिल्कुल चुप। आज तू कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे माना कि इसने नुकसान कराया है कंपनी को, लेकिन ये तो नई नई आई है ना वहां पर। तुझे भी इसे समझ कर लेना चाहिए था, ना कि इस पर गुस्सा करना चाहिए था। और सिया बहू, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि विक्रम अब कोई जवान आदमी नहीं है। माना कि यह थकता है, हर 15 दिन में कोई ना कोई तबीयत से लेकर परेशान होती ही रहती है, लेकिन इस सब से तुम्हारा इस पर प्यार कम क्यों हो रहा है? अरे तुम दोनों ने प्यार करने से पहले उम्र तो नहीं देखी, तो फिर अब उम्र तुम दोनों के प्यार के बीच में क्यों आ रही है? आप सही कह रहे हो माँ जी,
शायद हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख दी। अगर हम एक दूसरे से उम्मीदें ना रख के एक दूसरे का सहारा बनते, तो ये रिश्ता और खूबसूरत बन सकता था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाँ माँ, और शुक्रिया हमारी आंखें खोलने के लिए। पता नहीं गुस्से में हम दोनों क्या फैसला लेने जा रहे थे। और सिया, मुझे माफ कर दो। नहीं विक्रम, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा गलतियां तो मैंने की है। इस तरह अंत में वो दोनों एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं और फिर से एक होकर जीवन भर खुशी से रहते हैं।